हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस क्लास को, जिसके अंदर हम भोजन के घटक कक्षा छठी पाठ 2 को रिवाइज करने वाले हैं। हम बहुत थोड़े से समय में पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे और समझेंगे कि आखिर कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको दोबारा से पढ़ने की हमें जरूरत है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में या फिर जनरली वाइवा वगैरह में जो आपके टीचर वगैरह पूछ लेते हैं, वो क्वेश्चंस कहां से होते हैं। इस चैप्टर को मैंने डिटेल में लगभग सवा घंटे की क्लास लेकर आपको सब कुछ डिटेल में समझा दिया था। आज मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा आपको, यानी कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी चीजें आपको जो है ध्यान रखनी चाहिए, उनके बारे में बताऊंगा। इससे पहले जो पार्ट नंबर 1 पढ़ा था हमने, उसमें हमने पढ़ा था कि भोजन यह कहां से आता है, यानी हमने उसमें जाना था कि भोजन के सोर्सेस क्या क्या हैं। आज हम जानेंगे कि भोजन जो हम खाते हैं वो हमें कौन कौन से पोषक तत्व देते हैं, उन पोषक तत्वों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे टेस्ट किया जाए, कैसे परीक्षण किया जाए, और साथ ही बच्चों जो टेस्ट हम करते हैं उनमें कौन कौन से रासायनिकों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हम ये जानेंगे कि कौन कौन से भोजन के अंदर किस प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, ये पोषक तत्व हमारे लिए क्यों जरूरी है, इन पोषक तत्वों की कमी से जो बीमारी हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन बीमारियों के क्या क्या नाम है। तो चलिए पढ़ते हैं विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम। तो हमारे पास जैसे कि चैप्टर है भोजन के घटक, जैसा आप सभी जानते हैं कि भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। शायद यही वजह है कि हम हर रोज कुछ ना कुछ नया खाना खाते हैं, जिससे कि सभी पोषक तत्व बच्चों हमारे शरीर में जा सके। अगर मान लीजिए हम एक ही प्रकार का भोजन लगातार कई दिनों तक खाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, पोषक तत्वों की, किसी एक प्रकार के पोषक तत्वों की तो अधिकता हो जाएगी और किसी दूसरे प्रकार के पोषक तत्वों की कमी। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम जरूरत से ज्यादा वसा का इस्तेमाल करें, यानी जरूरत से ज्यादा फैट खाएं बच्चों, तो हमारे शरीर के अंदर मोटापा हो जाता है, हम मोटे हो जाते हैं, हमें काम करने में दिक्कत होती है, शरीर में मोटापे की वजह से दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी प्रकार के पोषक तत्वों को उचित मात्रा में लें, क्योंकि कोई भी पोषक तत्व अगर आपके शरीर में कम रहा तो दिक्कत, ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत। तो इसीलिए बैलेंस यानी कि संतुलित भोजन खाने की जरूरत है। यहां पर हमारे पास एक क्रियाकलाप है बच्चों। कह रहा है क्या कि आमतौर पर हम विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, और आपने देखा होगा बच्चों कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भोजन पाए जाते हैं। कहीं पर पंजाब की बात कर रहा है तो मक्के की रोटी खाई जाती है, तो कहीं पर आंध्र प्रदेश में चावल खाए जाते हैं। ऐसे बिहार में ज्यादा चावल प्रेफर करते हैं बेटा। ऐसे अगर मान लो हम हरियाणा के अंदर बात करें तो ज्यादा चपाती खाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हर जगह पर अलग अलग प्रकार के भोजन को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वहां पर उसकी उपज ज्यादा होती है। अब ये बात तो हम पहले भी जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि किसी भी प्रकार का भोजन अगर किसी क्षेत्र में ज्यादा उगाया जाएगा तो मार्केट में वही ज्यादा बिकेगा। ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पर गोभी की फसल की खेती ज्यादा की जाए, यानी गोभी ज्यादा उगाया जाए, गोभी का उत्पादन ज्यादा हो, तो आपने नोटिस ही किया होगा आपके मार्केट में गोभी ज्यादा मिलेगी, हर दुकानदार गोभी रखेगा। वहीं पर अगर गोभी की खेती कम हो तो जो बड़े बड़े दुकानदार होंगे उन्हीं के पास गोभी मिलेंगे, क्योंकि उसका रेट होगा महंगा। तो ये बात बहुत कॉमन सी है जो हमें पता होना चाहिए कि जहां पर उत्पादन ज्यादा होगा बेटा, वहां पर उसका कहीं ना कहीं निर्यात भी ज्यादा होगा, और कहीं ना कहीं उसका जो सेल है यानी कि जो बिक्री है वो भी ज्यादा होगी। तो यही वजह है कि हर जगह पर अलग प्रकार के भोजन पाए जाते हैं। पर आप ये ना समझे कि अगर मेरे मेरे आंध्र प्रदेश के अंदर रोटी कम होती है, यानी कि कहने का मतलब गेहूं कम उत्पादन होता है, तो मतलब मेरे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, नहीं। एक ही प्रकार के भोजन में विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये कभी भी नहीं होता। हर एक प्रकार के भोजन के अंदर कुछ विशेष प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, और वो हर क्षेत्र में उगते हैं बेटा। अगर आप बात करें रोटी की, तो रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और चावल में भी। वो बात अलग है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रोटी से थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट तो आपके शरीर में जाएगा ही जाएगा, वही है थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है। पर ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम यार हमारी तो किस्मत खराब है, हम आंध्र प्रदेश में पैदा हुए तो हमें रोटी नहीं मिलेगी। अब वैसे भी आपको पता ही है ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा है, हम एक जगह उपज होने वाली चीजों को दूसरी जगह तक आसानी से भेज सकते हैं, आसानी से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें पता है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो ये उत्पादन होने वाली चीजें हैं वो कौन कौन से प्रकार के हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जैसे देखो, दाल के रूप में राजमा यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, अरहर की दाल यहाँ इस्तेमाल होती है, सरसों का साग यहाँ, कुंदरू यहाँ, और दही, घी, और यहाँ पर मट्ठा, घी, अचार इत्यादि का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक जो आपके पास यहाँ पर रो है बच्चों, उसमें 1 2 3 4 5 कॉलम है जो खाली है, जिनको आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली जो परिभाषा आती है हमारे पास, वो आती है पोषक की।
पोषक क्या होते हैं? तो कहते हैं क्या कि हमारे शरीर के अंदर कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। पहली परिभाषा ये है, यानी पोषक वो पदार्थ होते हैं जो कच्ची सामग्रियों के अंदर पाया जाता है, जो खाने योग्य हैं बच्चों। जिन खाने योग्य सामग्रियों को हम खाते हैं, मतलब चाहे वो कच्चे तौर पर चाहे पकाकर, उनके अंदर पोषक पाए जाते हैं। वो बात अलग है कि पकने के बाद कुछ पोषक जो है वो नष्ट भी हो जाते हैं, तो इसीलिए कई सब्जियों को हम कच्चा भी खा लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भोजन में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब पाए जाते हैं। ये हमें पहले से पता है। अब सवाल उठता है कि हमारे भोजन के अंदर ये सब पाए जाते हैं, तो कैसे परीक्षण करें? परीक्षण करने के लिए हमें कुछ विलयन की जरूरत होगी। उस विलयन में आपको उदाहरण के तौर पर दे रखा है यहाँ पर कि उस विलयन में हमें जरूरत होगी आयोडीन की, कॉपर सल्फेट की और कास्टिक सोडा की। इन सभी के विलयन की आवश्यक है। विलयन का मतलब होता है बच्चों घोल। अब घोल कैसे बनाएं? सवाल तो ये उठता है। अगर मान लीजिए आप टेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको कास्टिक सोडा जो है वो सॉलिड रूप में मिलेगा, यानी ठोस अवस्था में मिलेगी, जिससे आप ये परीक्षण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसको आपको विलयन के रूप में बदलना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पानी लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर या फिर आपके घर में जो भी बर्तन है उसके अंदर, और उसमें थोड़ा सा आपको डाल देना है आयोडीन, या फिर अगर कॉपर सल्फेट का बना रहे हो तो थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल देना है, या फिर अगर आप बना रहे हो सोडा का यानी कास्टिक सोडा का, तो उसको आप उसमें मिला देंगे। थोड़ा सा हिलाएंगे बेटा, और ध्यान रखें कोई भी केमिकल आपके आंख, नाक, मुंह, कान, इन सब के द्वारा आपके शरीर में ना जाने पाए। अगर आपके शरीर पर गिर जाता है बेटा तो जल्दी से हाथ धो लें, या फिर जिस अंग पर गिरता है उस अंग को जल्दी से धो लें। लेकिन जो हमारे बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है जैसे कि आंख, नाक, मुंह, कान, इनसे हमें बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ बेटा हमारे लिए विषैले हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब आता है कि हमें ये पता करना है कि कार्बोहाइड्रेट किस में है या नहीं है, शर्करा किस में है, मंड किस में है, या प्रोटीन किस में है। तो यहाँ पर बेटा विलयन बनाने की विधि बता रखी है, वही मैंने आपको बताया है कि पानी ले लें, कुछ 10-12 बूंद पानी लें, उसमें 1-2 बूंद जो है वो अगर आप डाल देते हैं आयोडीन की तो वो आयोडीन का विलयन बन जाता है। कॉपर सल्फेट का बनाना है तो 100 मिलीलीटर पानी ले लीजिए, उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल दीजिए, या फिर चुटकी भर कॉपर सल्फेट डाल दीजिए। उसके बाद अगर मान लीजिए हमें कास्टिक सोडा बनाना है तो ऐसे ही कह रहा है 100 मिलीलीटर पानी लीजिए और 10 ग्राम के करीब जो है उसमें कास्टिक सोडा डाल दीजिए। अगर तौल नहीं पाएंगे तो इसके दाने होते हैं बेटा, तो 8-10 दाने आप डाल दीजिए, काम चल जाएगा। उसके बाद है हमारे पास क्रियाकलाप, बहुत जरूरी है इसको समझना। मंड के लिए परीक्षण, मंड के लिए परीक्षण करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है बेटा। आपको क्या करना है, इसमें जो लिखा है वो मैं अपनी तरीके से बता देता हूं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो लिया गया है आलू, आलू को आप बीचों बीच काट देंगे, ठीक है। काटने के बाद उसमें थोड़ा सा आप आयोडीन का विलयन डालेंगे ऊपर से, ठीक है। आयोडीन का विलयन डालना है, कोई और नहीं। हमने 3 विलयन बनाए हैं, आयोडीन का, कॉपर सल्फेट का और बताओ बताओ कास्टिक सोडा का, ऑफ कोर्स यस। तो इसीलिए यहां पर आपको कुछ डालना होगा, थोड़ा सा विलयन। विलयन कौन सा डालना है बेटा? आपको विलयन डालना है आयोडीन का। आयोडीन का विलयन डालने के बाद अगर आपको रंग नीला, गहरा नीला या फिर काला दिखाई देता है, यानी रंग परिवर्तन होकर गहरा नीला या काला हो जाता है, तो समझ लीजिए वहां पर कार्बोहाइड्रेट है। बस यही करना है। उसके बाद कह रहा है प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन का परीक्षण थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर इतना ज्यादा नहीं कि हम ना कर सके, वैसे भी हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्यों? है ना, सही बात है ना। तो चलो फिर वीडियो को लाइक कर दो, इतना तो कर ही सकते हैं हम। तो हमारे पास है प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के लिए परीक्षण कैसे किया जाए, सवाल उठता है बहुत बड़ा। ये सबसे पहली चीज जिसका आपको परीक्षण करना है बेटा, उसका पेस्ट बना ले। अगर वो चीज ठोस अवस्था में, सूखी अवस्था में है तो उसको क्या करना है, उसको पीस ले और थोड़ा सा उसमें पानी मिला दे। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि हमें थोड़ा सा विलियन के रूप में, थोड़ा सा जेली जैसा कुछ बनाना पड़ेगा उसको। एकदम सूखे रूप में वो रंग परिवर्तन नहीं करेगा, आपको पता नहीं लग पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा कोई भी पदार्थ जिसका टेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए मुझे अंडे का टेस्ट करना है कि अंडे में प्रोटीन होता है या नहीं, मुझे टेस्ट करना है कि भैया मुझे दूध में टेस्ट करना है कि दूध में प्रोटीन है या नहीं। तो कैसे करूंगा मैं? तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। उस खाद्य पदार्थ को ले लूंगा, अंडा थोड़ा सा ठोस अवस्था में होता है तो उसको मैं कुचल लूंगा। कुचलने के बाद बेटा क्या करेंगे, हम उसके अंदर 2-4 बूंद 10 बूंद पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद उसमें हम 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालेंगे, 2 बूंद 4 बूंद डाल सकते हो, कॉपर सल्फेट डालेंगे, ठीक है। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, इसीलिए इसे नीले थोथे के नाम से जानते हैं। और इसका सूत्र होता है बेटा CuSO4। Cu यानी कि कॉपर, SO4 यानी कि सल्फेट, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। अब इसको हमें अच्छी तरीके से हिला लेना है, और हिलाने के बाद बेटा इस परख नली में हमें लगभग 8 से 10 बूंद जो है वो कास्टिक सोडा मिलाना है, 8 से 10 बूंद। जब कास्टिक सोडा मिलाने के बाद उसका रंग
बैंगनी कलर का हो जाएगा। किस कलर का, देख लीजिए आप, बैंगनी कलर का। तो समझ लीजिए उसके अंदर प्रोटीन है, और अगर बैंगनी कलर नहीं होता है बेटा तो उसके अंदर प्रोटीन नहीं है। अब आता है वसा के लिए परीक्षण। वसा के लिए परीक्षण कैसे किया जाए, बहुत ही सरल सा तरीका है। आप जिसका परीक्षण करने जा रहे हैं बेटा उसको लेंगे, यानी जैसे मान लीजिए आप ये चेक करना चाहते हैं कि मूंगफली में वसा है या नहीं, सरसों में वसा है या नहीं। वसा किन चीजों में होता है, जो तेल देते हैं हमें बेटा, मूंगफली, नारियल, सरसों, राई, इन सब से हमें तेल मिलता है, या फिर सनफ्लावर है ना, सूरजमुखी, इन सब से, या तिल, इन सब से हमें तेल मिलता है। तो अगर आप ये टेस्ट करना चाहते हो कि इनके अंदर वसा है या नहीं, जिन चीज के अंदर वसा होगा उनके अंदर बेटा तेलीय जो प्रॉपर्टी है वो होगी, यानी तेल होगा। तो उसको आप क्या करेंगे, पेपर पर लेंगे, पेपर के अंदर उसे लपेट देंगे, लपेटने के बाद उसे बेटा दबाएंगे, अगर आप दबा सकते हैं तो। नहीं दबा सकते हैं बेटा तो उसको आप किसी हल्की सी चीज से, यानी लकड़ी वकड़ी से थोड़ा सा कुचलेंगे। पर ध्यान रखें कुचलते समय पेपर ना फटने पाए, ठीक है, इतने प्यार से कुचलेंगे कि पेपर ना फटे। तो जब आप उसको खोलेंगे, यानी पेपर को खोलेंगे, तो आपको पेपर के ऊपर धब्बे दिखाई देंगे। अब यहां पर हमने ये भी जाना था कि हो सकता है कि उसके अंदर जल की मात्रा भी उपस्थित हो, और जल की वजह से भी धब्बे हो सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ी देर के लिए उस पेपर को छोड़ देना है, खुले वातावरण में हवा में छोड़ देना है। अगर उसके अंदर पानी के धब्बे हुए बेटा तो वो सूख जाएगा और धब्बा दूर हो जाएगा। वहीं पर अगर वसा का धब्बा हुआ, तेल का धब्बा हुआ, तो वो कभी नहीं सूखेगा और वो वैसा का वैसा दिखाई देगा। इससे आप ये सत्यापित कर पाएंगे कि उस चीज के अंदर वसा है। कितना आसान है। चलिए, हमने तीनों टेस्ट कर लिया, प्रोटीन का कर लिया, हमने वसा का कर लिया, हमने कार्बोहाइड्रेट का पढ़ लिया। अब कहते हैं क्या तीन पोषक तत्व तो हमने जान लिए, क्या सिर्फ हमारे खाद्य पदार्थ में ये तीन प्रकार के ही पोषक तत्व होते हैं? तो कहते हैं क्या कि पोषकों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनका तो हमने परीक्षण कर लिया, लेकिन सिर्फ इतने ही नहीं होते, इनके साथ विटामिन और खनिज लवण भी होते हैं, जिनका टेस्ट बेटा हम अभी नहीं करेंगे, ये हम आगे की क्लासेस में करेंगे, ठीक है। यानी कि 7th 8th 9th जब आप करोगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए नया मिलेगा। हाँ, पर जो चीजें आपने पढ़ी ये हमेशा याद रखेंगे। अब सवाल उठता है कि ये पोषक तत्व हमारे लिए क्या करते हैं। बेटा हमारे पास पोषक तत्वों में जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं, उनमें से कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनको हम ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहते हैं, क्योंकि इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, हमें ताकत मिलती है। मैं अगर इस फोन को उठा पा रहा हूं, रख पा रहा हूं, मैं आपसे बातें कर पा रहा हूं, तो मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा है। और ऊर्जा कहां से आई बेटा, कार्बोहाइड्रेट की मदद से, वसा की मदद से। जब हम वसा और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आ जाती है। और ये ध्यान रखें हमेशा, वसा के अंदर जो ऊर्जा होती है वो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा में, ध्यान से सुनेंगे, वसा के अंदर जो ऊर्जा होती है वो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा में दुगनी होती है। लेकिन हम ज्यादा वसा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वसा को पचाने में हमें दिक्कत होती है, वो हमारे शरीर में जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से मोटापा हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, और भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमें हो सकती है। इसीलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि एक संतुलित भोजन खाएं, जिसमें वसा भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन, विटामिन आदि भी हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऊर्जा देने वाले हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट को डालते हैं बेटा, और डालते हैं किसको, वसा को। वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही हमें ऊर्जा देते हैं। क्लियर हो गया। यहां पर उसके कुछ उदाहरण है जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है बेटा। कम से कम आपको 3-4 उदाहरण याद होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें मक्का से, आम से, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंदी, गेहूं, चावल, बाजरा इत्यादि। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आप गूगल कर सकते हैं उन सभी के नाम और देख सकते हैं, आप मतलब याद रख सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास वसा वाले कुछ भोजन है। वसा वाले भोजन में भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप स्रोत में मतलब हो गया जो पौधों से मिलते हैं हमें बेटा, जैसे सूरजमुखी का तेल हमें पौधे से मिलता है, सरसों का तेल हमें पौधे से मिलता है, नारियल का तेल हमें पौधे से मिलता है, सोयाबीन का तेल हमें पौधे से मिलता है। और उसके बाद तो फिर क्या, बादाम हो गया, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, ये सब हमें पौधे से मिलता है। वहीं पर अगर बात करें कि क्या वसा हमें जंतुओं से भी मिलता है, बिल्कुल बेटा, मछली से वसा मिलता है। मछली का तेल, मांस में भी वसा होता है, लेकिन कम मात्रा में। घी में वसा है, दूध में वसा है, मक्खन में वसा है, और क्रीम में भी वसा है। तो इन सभी चीजों से हमें वसा मिलती है बेटा। उसके बाद आता है प्रोटीन के कुछ स्रोत। प्रोटीन भी बेटा हमें पादपों से मिलता है और जंतुओं से मिलता है। जो पौधों से मिलता है प्रोटीन बेटा, वो हमें मिलता है सोयाबीन से, राजमा से, मूंग से, चना से, मटर से। इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि आपको चने को या फिर जो मूंग होता है बेटा, इसको फुलाकर खाना चाहिए, अंकुरित करके खाना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे अंकुरित करके खाएंगे तो आपके शरीर के अंदर जो प्रोटीन जाएगा उससे आपके शरीर का वृद्धि और विकास होगा। और प्रोटीन वाले भोजन को हम कहते हैं वृद्धि और विकास वाला भोजन। वहीं पर अगर अनुरक्षण की बात की जाए, यानी कि हमारे शरीर को बचाने की बात की जाए, तो वो होता है हमारा विटामिन।
यानी हमारे शरीर को वृद्धि और विकास के साथ साथ सुरक्षा देने का भी काम करने का होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो वृद्धि और विकास करें लेकिन सुरक्षा नहीं है तो फिर वो वृद्धि विकास अवरुद्ध हो सकती है। तो इसीलिए फिर हमें किसकी जरूरत होती है बेटा? विटामिन की। तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन के उदाहरण है। प्रोटीन हमें जंतुओं से मिलता है, जैसे पनीर खा सकते हैं, मछली, पनीर, अंडे, दूध, मांस, इनमें से जो भी आप खाते हैं वो खा सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा कि शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इनसे शरीर की वृद्धि और विकास होती है बेटा। यानी अगर कोई आपसे पूछ ले कि वो कौन सा भोजन है जिससे हमारे शरीर में वृद्धि और विकास होगा, तो आप कहेंगे कि वो है प्रोटीन युक्त भोजन। जिसमें प्रोटीन होगा उसी से हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होगा। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे भोजन भी हम खाते हैं जिसमें विटामिन होते हैं, और विटामिन ऑलमोस्ट सभी में होते हैं, बहुत कम मात्रा में। तो वो हमारे शरीर को रक्षा देते हैं। यानी ऐसे भोजन जो रक्षा करने का काम करते हैं वो होते हैं प्रोटीन युक्त, यानी उनमें प्रोटीन ज्यादा होता है, ठीक है। और सॉरी, विटामिन युक्त, विटामिन ज्यादा होता है। विटामिन हमारे शरीर के अंदर सभी अंगों की सुरक्षा करते हैं, जैसे आंख की, अस्थियों की, दांत, मसूड़ों की, इन सब की सुरक्षा करते हैं। तो कोई आपसे बोले कि हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत कौन देता है, तो विटामिन। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में कौन सहयोगी है, तो प्रोटीन। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है, तो आप कहेंगे, बताइए, कार्बोहाइड्रेट और वसा, बस। उसके बाद कहता है विटामिन हमारे पास अलग अलग तरीके के हैं बेटा, अलग अलग नाम से जानते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इनके अलग अलग नाम है और अलग अलग काम भी। अब हमारे पास आता है विटामिन के बहुत सारे संयुक्त रूप होते हैं, जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। जब हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन ए चाहिए होता है बेटा हमारी त्वचा और आंख के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा अच्छी हो और आपकी आंखों की रोशनी अच्छी हो, तो आपको विटामिन ए युक्त भोजन करना चाहिए, जिसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में हो। अगर आप चाहते हैं कि आप बीमारियों से लड़ सकें, आप कभी भी बीमार ना पड़े, तो विटामिन सी युक्त भोजन करना चाहिए, यानी आपको जो है मौसमी वगैरह खाने चाहिए, फल इत्यादि खाने चाहिए। विटामिन डी बेटा हमारे दांतों के लिए, हमारे हड्डियों के लिए मजबूती देने का काम करता है। और मतलब एक्चुअली विटामिन डी मजबूती नहीं देता है, जो मजबूती देता है वो देता है कैल्शियम। लेकिन कैल्शियम को अवशोषित करने में, कैल्शियम के उपयोग में हमारे शरीर की मदद करता है विटामिन डी। यही वजह होती है बेटा कि जो भी कभी आपने कैल्शियम की टैबलेट देखी हो, तो उसके ऊपर विटामिन डी भी लिखा होता है, यानी कि कैल्शियम की कोई भी गोली विटामिन डी के बिना नहीं दी जा सकती है, क्योंकि विटामिन डी ही है जो कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। क्लियर हो गया? तो ये इस प्रकार से हमारे पास कुछ और भी स्रोत हैं। जैसे अब बात करते हैं हमारे पास मिनरल्स, यानी जो खनिज होते हैं बेटा, वो भी हमारे शरीर को चाहिए। खनिज में चाहिए हमें आयोडीन। आयोडीन हमें किससे मिलता है? मछली से, पालक से, अदरक से, इनमें आयोडीन होता है, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस चाहिए बेटा, दूध में मिल जाता है हमें मिल जाता है बेटा किसमें? केले में, हमें मिल जाता है गेहूं में, हमें मिल जाता है चावल में, और मिर्च में भी होता है। लोह के स्रोत, यानी जिसमें आयरन होता है, लोह होता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर खून बनता है बेटा, वो है हमारा सेब, हमारा पालक, और ये पीच है यानी नाशपाती वगैरह, और इसमें बेटा हमारा मीट भी आ जाता है। उसके बाद कैल्शियम के स्रोत, जिसमें कैल्शियम है तो अंडा है, दूध है, इनमें हमारे पास कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब कहता है क्या कि विटामिन डी का स्रोत तो बेटा हमारा सूरज भी है। सूरज की रोशनी में सुबह 10 बजे से पहले आपको घूमना चाहिए। अगर आप स्कूल जाते हैं बेटा तो कोशिश करें कि मॉर्निंग में जो आपका प्रे होता है तो उसमें आप धूप वाले एरिया में खड़े रहें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको विटामिन जो डी है वो मिलता है। और विटामिन डी एक्चुअली धूप से नहीं आता, विटामिन डी हमारा शरीर बना लेता है धूप की मदद से। तो इसीलिए ध्यान रखें, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हुई तो जो आपकी हड्डियां हैं वो कमजोर पड़ सकती हैं, आपका विकास अवरुद्ध हो सकता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि धूप में कम से कम आधा घंटा आप किसी भी एक्टिविटी के, अब ऐसा नहीं कि बैठ गए आप धूप में क्योंकि हमें सर ने बताया था विटामिन डी मिलता है, ऐसा नहीं करना है आपको सिंपली क्या है कि धूप में ज्यादा देर रहकर काम करना है, थोड़ा सा 8, 10, 15, 20 मिनट, जिससे कि आपके शरीर में धूप लगे। पर यह ध्यान रखें, धूप में आप रहेंगे तो आपका अंग जो है वो धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में आना चाहिए सुबह 10 बजे से पहले, क्योंकि 10 बजे के बाद जो धूप होती है बेटा वो हमारे शरीर के ऊपर जो डायरेक्ट पड़ती है उससे हमारे शरीर को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उसमें पराबैंगनी विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये चीजें कुछ आसानी से आप समझ सकते हैं। उसके बाद बेटा है हमारे पास आहारी रेशे। हालांकि ये हमारे पोषक तत्वों का हिस्सा नहीं होते, यानी हमें ये पोषण नहीं देते हैं, पर हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आपने देखा होगा जब हम बेटा खाना खाते हैं तो हमारे शरीर से मल भी निकलता है, यानी कि हम पोटी भी करते हैं, तो वो जो मल निकलता है हमारे शरीर से वो आहार्य रेशे की वजह से होता है, जिसे हम रुक्षांश कहते हैं। ये जो रुक्षांश होते हैं ये हमारे शरीर में पचते नहीं हैं,
क्योंकि वृक्षांश जो है वो सेल्यूलोज से बने होते हैं, बस थोड़ा सा याद रखना। और सेल्यूलोज हमारा शरीर नहीं पचा पाता है, हमारे शरीर से बेटा वो सेल्यूलोज एज इट इज बाहर निकल जाता है, हम उसे पचा नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारे भोजन को गति देने का काम करता है। यानी जब हम खाना खाते हैं तो उसमें हम खाते हैं मुंह से, फिर वो पेट में जाता है, फिर पचता है, फिर हम मल के द्वारा उसे त्याग देते हैं। तो मल में जो बाहर निकलता है बेटा वो सेल्यूलोज होता है, जिसको हमारा शरीर पचा नहीं सकता, और ये हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हालांकि कोई पोषण नहीं देता, इससे हमारे वृद्धि और विकास में कोई ऐसे डायरेक्ट मदद नहीं मिलती है। पर हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि भैया इसका कोई उपयोग नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है। बिल्कुल है बेटा, क्योंकि अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि अगर आप पेट साफ नहीं रखेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से घिर जाएंगे। इसीलिए वृक्षांश हमारी मदद करता है। आजकल आपने देखा होगा गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी, दुनिया भर के पेट से संबंधित बीमारियां हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम फ्रूट का जूस पीते हैं, फ्रूट नहीं खाते हैं। खाने में कौन टाइम वेस्ट करे, तो उठाकर गिलास में पी लिया। बेटा गलत चीज है, कभी भी जूस पीना नहीं चाहिए। मैं अवॉइड करता हूं, आप भी अवॉइड करें। आपका इतना ही मन है फ्रूट का जूस निकालने का, तो बेटा फ्रूट जूस निकाल कर पियो, लेकिन फ्रूट भी खाना है साथ में, क्योंकि जब आप जूस पीते हो बेटा तो उसका जो वृक्षांश होता है वो बाहर निकल जाता है। आपके शरीर में जो है वो आहारी रेशे, जिसे फाइबर कहते हैं, वो नहीं जा पाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जूस पीना चाहते हो तो पियो, जस्ट फॉर योर टेस्ट। हेल्थ के लिए भी ठीक रहता है, बाकी विटामिन वगैरह तो मिल ही जाते हैं, लेकिन वृक्षांश की कमी हो जाती है। तो सजेस्ट करता हूं कि आप कोशिश करें कि आप खाएं, फ्रूट्स को खाएं, ना कि पिए। ठीक है। इसके बाद ये हमें जो है अन्य सब्जियों फलों से भी मिल जाता है, जैसे दाल से, आलू से, ताजे फल सब्जियों से भी ये हमें मिल जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया है वो सुदृढ़ रहे। उसके बाद हम जल की भूमिका को कैसे भूल सकते हैं। जल हमारे शरीर में बेटा तापमान को नियंत्रित रखता है और साथ ही हमारे शरीर से वेस्ट को बाहर निकालने का काम करता है। हमारा शरीर जल कई तरीकों से ले लेता है, जैसे आप दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, जूस पीते हैं, इन सभी में जल की मात्रा होती है। कुछ फल जो है उनमें बहुत ज्यादा जल की मात्रा होती है, जैसे कि तरबूज, तो इनसे भी हमारे जल की आपूर्ति हो जाती है। इतना ही नहीं बेटा, आप जब सब्जियां बनाते हैं या मम्मी बनाती है तो आपने देखा होगा सब्जियों में भी पानी डालती हैं, वो पानी भी हमारे शरीर के अंदर जल की मात्रा को पूर्ति कर देता है। आपके शरीर में जल की आवश्यकता कब होती है? जब आपके शरीर में बेटा जब पाचन की प्रक्रिया को तेजी से करना होता है, आपके वसा को पचाना होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आपने खा लिया उसको पचाना होता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जब कभी भी आप आलू के पराठे खाते हो तो आपको प्यास बहुत ज्यादा लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि आलू के पराठे में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, वसा बहुत ज्यादा होती है, तो हमारा शरीर उसे पचाने के लिए उसकी जरूरत रखता है। तो यही सारी बातें हैं क्रियाकलाप 3 में भी। संतुलित आहार क्या होता है? एक ऐसा आहार संतुलित आहार कहता है बेटा जिसमें हमें जो चीजें चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में हो, उसमें वृक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में बेटा सभी चीजें परिपूर्ण मात्रा में होती है, ना जरूरत से ज्यादा ना जरूरत से कम। कभी कभी जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो भी बीमारी हो जाती है बेटा, जिसे हमने पढ़ा था मोटापा हो जाता है, और जरूरत से कम होता है तो भी मोटापा बीमारी हो जाती है, वो पतलापन हो जाता है, यानी कि बहुत पतले दुबले से लोग होते हैं, वृद्धि विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब कहता है कि क्या गरीब लोग भी अपना संतुलित आहार ले सकते हैं? हो सकता है बेटा कि आपके पापा की आय बहुत ज्यादा ना हो सकता है, हो सकता है। तो आय बहुत ज्यादा नहीं है तो इसमें आप कभी भी ये बहाना नहीं लगा सकते मेरे पापा की आय कम है तो इसलिए मैं पोषण नहीं ले सकती, ही नहीं ले सकता। आप पोषण ले सकते हैं बेटा, बहुत हल्की फुल्की जो सब्जियां आती है उनमें भी बहुत परिपूर्ण पोषण होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पर अवेलेबल है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से। दालें आप खा सकते हैं, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वन भोजन जैसे आप दक्षिणी भारत में इस्तेमाल करते हैं, आटे का मिश्रण जैसे मिस्सी रोटी, थेपला अनाज व दाल से बना होता है, केला, पालक, सत्तू, गुड़, ये सब उपलब्ध है और आसानी से हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, और इससे हमें परिपूर्ण पोषण मिल जाता है। समझ में आ गया? अब कहते हैं क्या कि संतुलित आहार के अंदर विटामिन जो पाए जाते हैं बेटा, क्या पकाने के लिए जब भोजन को पकाया जाता है तो उस टाइम भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बेटा, भोजन को पकाते समय में ध्यान रखना चाहिए कि भोजन जरूरत से ज्यादा ना पका दिया जाए और जरूरत से कम भी नहीं। अगर आप जरूरत से कम पकाएंगे बेटा तो उसमें उपलब्ध हो सकता है कि कुछ जीवाणु वगैरह हो, वो नहीं मरेंगे, जिससे कि आपके शरीर में बीमारी हो सकती है। या फिर अगर ढंग से नहीं पका होगा बेटा तो आपका शरीर जो है उसे पचाने में दिक्कत महसूस कर सकता है। अगर आपको कच्ची सब्जी खिलाई जाए, एक तो स्वाद नहीं लगेगा, दूसरी चीज आप उसे पचा नहीं पाओगे जल्दी से, इसीलिए भोजन को पकाया जाता है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा पका दे बेटा तो उसमें जो उपलब्ध है पोषक तत्व वो नष्ट हो सकते हैं।
तो इसलिए भोजन को एक संतुलित तापमान पर पकाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको पकाने से नष्ट किया जा सकता है, यानी वो नष्ट हो जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि उस विटामिन का नाम बताओ जो कि भैया भोजन पकने के साथ नष्ट हो जाता है, तो आप बोलेंगे वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो भोजन पकने के साथ साथ नष्ट हो जाता है। इसीलिए बेटा आप सलाद वगैरह खाते हैं, जिससे कि जो विटामिन आप ले रहे हैं विटामिन सी, वो अगर भोजन पकाते वक्त खत्म भी हो गया है तो आपके शरीर में वो विटामिन सलाद के द्वारा चला जाए। हमने मोटापे की बात कर ली है, क्योंकि ऐसा कुछ जो बूढ़ों के दिमाग में भी चला कि भैया मुझे ऊर्जा सबसे ज्यादा तो कहाँ से मिलेगी, वसा से। वो वसा युक्त चीजें खाने लग गया, जैसे कि मलाई, समोसा, रबड़ी, पेड़ा, ये सब खाने लग गया। इसमें वसा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा में होती है, जिससे कि वो मोटा हो गया और मोटापे के शिकार के कारण उसको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। अब आता है अभावजन्य रोग। ऐसे रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं बेटा, जो किसी पोषक तत्वों के अभाव में हो जाता है, उसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं। नाम से पता लग रहा है अभाव, अभाव मतलब होता है कमी, जन्य मतलब जन्म देना, यानी कमी से जन्म होना। किसका? बीमारी का। यानी उस बीमारी को हम अभावजन्य रोग कहेंगे जो कमी से जन्म ले लेती है। यानी जैसे मान लीजिए आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई बेटा, तो आप पतले दुबले हो जाएंगे, तो वो अभावजन्य रोग हो गया। आपके शरीर में विटामिन की कमी हो गई, तो अलग अलग विटामिनों से अलग अलग बीमारियां होती हैं, तो वो भी अभावजन्य रोगों में आएगा। अभावजन्य रोग के बारे में बेटा हमारे पास यहाँ पर तालिका है, इसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अभावजन्य रोग में हमारे पास विटामिन ए है, जिससे हमारे शरीर में दृष्टिहीनता हो जाती है या फिर हमें कम दिखता है। कभी कभी कमजोर दृष्टि हो जाती है, अंधेरे में नहीं दिखता, जिसे रतौंधी कहते हैं बेटा, रात में अंधे हो जाते हैं। कभी कभी पूरी तरीके से दिखना बंद हो जाता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेटा बेरी बेरी हो जाता है, जिसमें पेशियां दुर्बल हो जाती हैं। शरीर में आपके कार्बोहाइड्रेट तो होगा, पर काम करने की ताकत आपको महसूस नहीं होगी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं बेटा, आपके शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब कोरोना का काल आया था 2-3 साल पहले से हम जूझ रहे हैं, अभी भी कोरोना चल ही रहा है, कम है लेकिन चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं आपसे कहा जाता है विटामिन सी युक्त भोजन करें। विटामिन सी युक्त भोजन इसलिए करने की सलाह दी जाती है क्योंकि विटामिन सी जो है वो हमें बेटा रोगों से लड़ने की ताकत देता है। उसके बाद बेटा विटामिन डी जो है रिकेट्स, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, जिससे अस्थियां बहुत ही मुलायम हो जाती है। और अगर अस्थियां मुलायम हो जाती है बेटा, मजबूती नहीं रहती है, तो अगर आप किसी चीज से टकराते हैं तो आपकी हड्डियां मुड़ सकती है, टूट सकती है जल्दी। कैल्शियम, कैल्शियम जो है अस्थियों को मजबूत बनाता है, लेकिन ये ध्यान रखें विटामिन डी की बिना, विटामिन डी के बिना ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। आपके शरीर में कैल्शियम का अवशोषण तभी हो सकता है जब आप विटामिन डी खाएंगे या लेंगे। आयोडीन, आयोडीन की कमी से बेटा गोइटर हो जाता है। गोइटर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसे घींघा कहते हैं। गले की ग्रंथियां बड़ी हो जाती है, सूजन आ जाती है और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। लोह, लोह होता है बेटा यानी कि आयरन, आयरन की कमी से आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है बेटा। और आपको पता है कि जितनी भी पोषक तत्व हम खाते हैं और पचाते हैं बेटा, वो सब खून के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। तो अगर आपके शरीर में खून की ही कमी हो गई तो फिर तो दिक्कत होने वाली है। तो क्या दिक्कत होगी बेटा? तो आपके शरीर में बाकी के पोषक तत्व भी सही जगह पर सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे आपको अन्य बीमारियां भी हो सकती है। इसीलिए खून की कमी होने से आपको दूसरी बीमारियां हो सकती है। तो सबसे पहले आप खून को बनाएं, आपके शरीर के अंदर लोहे की मात्रा को पूरा करें। अब लोहे की मात्रा पूरा करने का मतलब ऐसा नहीं कि लोहे की चीज चबाएंगे, हम ऐसी चीजों को खाएंगे जिनके अंदर लोह जो है पोषक तत्व वो विद्यमान हो। जैसे कि हम खा सकते हैं क्या? हम खा सकते हैं पालक, पालक खा सकते हैं। आप कह सकते हो कि आप गन्ने का जूस पी सकते हो, उसके अंदर भी लोह की मात्रा विद्यमान होती है। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जिनके बारे में हमने चर्चा कर ही ली है, तो इनके बारे में क्या बताना है दोबारा से। हमारे पास नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर FSSAI है, यानी कि ये एक कह सकते हो मानक, एक मानक संस्था है जो फोर्टिफाइड है, मतलब यानी ये काम करते हैं बेटा किसका? जैसे मान लीजिए आप नमक खाते हो, तो आपने सुना होगा टाटा नमक का ऐड आता है, तो उसमें लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक, है ना। कोई भी दूसरा नमक होता है उसमें बोलते हैं ये मिनरल्स हैं। वो मिनरल्स डायरेक्टली नहीं आते हैं, उनको बेटा कंपनियों में तैयार किया जाता है। तो वो कंपनियों में तैयार करने का और किसमें कितनी मात्रा मिलाए जाए उसमें उसको सुनिश्चित करने का काम FSSAI का होता है। यानी कौन से अनाज में, कौन से भोजन में क्या चीज बढ़ाई जाए, क्या चीज घटाई जाए, वो सब सुनिश्चित करने का काम FSSAI का होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, सारांश भी पढ़ लिया है हमने। एक बार मैं फिर से बता देता हूं सारांश में क्या है। कहता है कि हमारे शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण की, तो ये सब हमारे शरीर में जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और वसा को हम ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं, हमारे शरीर में ये ऊर्जा देते हैं। वसा में ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में दुगनी होती है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए शरीर वृद्धि करने वाले हैं, और जो खनिज लवण है बेटा वो अनुरक्षण वाले हैं, या विटामिन भी इसमें डाल सकते हैं, वो अनुरक्षण वाले हैं। तो वृद्धि और अनुरक्षण वाले भोजन कहलाते हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देता है। विटामिन सी जो है वो बस ये ध्यान रखना है कि पकाते वक्त खत्म हो जाता है। उसके बाद बेटा हमारे पास संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार वो आहार होता है जिसको हम खाकर अपने पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं उचित मात्रा में। हमारे शरीर में कोई भी जो कह सकते हो खाद्य पदार्थ कम मात्रा में पहुंचता है, तो उसकी कमी से बेटा हमें बीमारी हो सकती है, और उस बीमारी को कहते हैं हम बताओ, अभावजन्य रोग। यस, तो अभावजन्य रोगों से बचने के लिए हमें संतुलित आहार करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये 30 मिनट की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको पूरा चैप्टर मैंने एक रिवीजन के थ्रू 30 मिनट्स में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो बेटा अच्छी लगी, आपको लगता है कि आपके लिए चैनल हेल्पफुल है, आप इसका इस्तेमाल करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, तो चैनल के साथ बने रहें। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, कीवर्ड्स, इन सभी के बारे में मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है। आप चैनल पर जाएं, विजिट करें और वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।